दौरा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नारान का और मुख्तलिफ मंसूबों पर उनको यहाँ पर ब्रीफ किया जा रहा है। और जबकि वज़ीर-ए-आज़म नारान की सियासी शख्सियात, आला ओहदेदारों और पीटीआई के मकामी रहनुमाओं से भी यहाँ पर मुलाकात करेंगे। ये हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट वार फुटिंग पर सर ये मिशनरी इसको कैंपेन बनाया हुआ है कि पॉलीथीन बैग्स की जगह बायोडिग्रेडेबल बैग्स को रिप्लेस किया जाए। ये सारे सूबे में हमारी ये कैंपेन जा रही है और यहाँ पे कैंपेन ये ज्यादा शिद्दत से हमने वो की हुई है। हम आज आपके हाथ से भी एक तकसीम करेंगे और 10 लाख बैग्स सर हमने सिर्फ कागान और नारान वैली में तकसीम करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये सर कम्युनिटी रिवर रेंजर्स विंग ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हम कम्युनिटी को मोबिलाइज करके उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनसे लोग लेके हम उनको सर मोटरसाइकिल दे रहे हैं, इधर हमने खड़े किए हुए हैं और इनका ये काम होगा कि बाबूसर टॉप बालाकोट से लेके बाबूसर टॉप तक ये रिवर कुनार के साथ जाएंगे जहां पे इलीगल फिशिंग होगी, जहां पे इलीगल माइनिंग होगी, जहां पे इलिसिट कटिंग ऑफ वुड होगा, ये मुताल्लिका डिपार्टमेंट और केडीए को रिपोर्ट करेंगे और फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऑल वेदर फोल्डिंग बेंचेस ये भी हमारा कॉन्सेप्ट है कि ऑल द वे फ्रॉम बालाकोट टू बाबूसर टॉप सर्दियों के लिए भी मौजूद और उसके लिए भी वो हम बेंचेस लगा रहे हैं। नेक्स्ट सर कुछ जैसे कि सर मैंने आपको बताया कि कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई या इधर की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स पे हम वार फुटिंग पे सर ये काम कर रहे हैं। अब हमने सर फ्यूचर का भी एक प्लान बनाया हुआ है। ये एक प्लान जो 2022 में होगा वो रिवाइवल ऑफ प्री पार्टीशन कॉलोनियल इरा काराकोरम माउंटेन ट्रैक्स है। सर ये जब बिफोर द इंसेप्शन ऑफ दिस कंट्री यहाँ पे 18 ट्रैक्स थी और वो 18 ट्रैक्स अब अबंडेंट है। इसको हम सर रिवाइव करना चाहते हैं ताकि जो टूरिस्ट आए वो इस रीजन को देख सके। वो इसका बड़ा डिस्टिंक्टिव फीचर है जिसकी रिवाइवल बहुत ज्यादा जरूरी है और उस पर हम लगे हुए हैं सर ये वालनट ऑयल एक्सट्रैक्शन मिल हम इसका हमारा वो है सर इंशाल्लाह 2022 में शुरू करेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तावन से। इधर सर आपको वालनट ट्रीज वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जा रही है उनके दौरे नारान से मुतालिक। और अब बात करेंगे मुल्क की सलामती की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का अहम इजलास 1 जुलाई को तलब कर लिया गया है। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर करेंगे। कमेटी अरकान समेत मुख्तलिफ जमातों के अहम रहनुमा खुसूसी दावत पर शरीक होंगे। इजलास में अस्करी हुकाम की शिरकत का भी इम्कान है। इजलास इन कैमरा होगा जिसमें मुल्क की दाखिली और इलाकाई सलामती की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। भारतीय अज़ाइम, कश्मीर की सूरत हाल और अख़वान अमूर पर भी गौर होगा। अमरीका की जानिब से फ़िज़ाई अड्डों के मुतालबे और खित्ते के अमूर का तफसीली जायजा लिया जाएगा। खबर लाहौर जौहर टाउन धमाके से मुतालिक जिसके इल्जाम में गिरफ्तार दहशतगर्दों से मुतालिक अहम इंकशाफ हुआ है। ईद गुल और उसके 2 भाई 4th शेड्यूल में शामिल कर दिए गए हैं। जराए ये कहते हैं कि ईद गुल और पीटर पॉल का चंद साल कबल राबता हुआ था। दोनों ने पैसों के लालच में ये धमाका किया। ईद गुल ने बारूद से भरी गाड़ी जौहर टाउन में पार्क की थी। जौहर टाउन धमाके की तहकीकात, रावलपिंडी से पकड़े गए मुबीना दहशतगर्द ईद गुल को लाहौर मुंतकिल कर दिया। क्या बाबर खान हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बाबर आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। बिल्कुल जी, जौहर टाउन बम धमाके में एक अहम पेशरफ्त हुई है। रावलपिंडी से ईद गुल नामी जो मुबीना दहशतगर्द है उसे गिरफ्तार कर लिया है और इसकी तस्वीर भी AMN न्यूज़ ने हासिल कर ली है। ये वही शख्स है जिसने जौहर टाउन धमाका किया था जहाँ पर गाड़ी इसने वहाँ पार्क की थी। इसकी गिरफ्तारी जो पीटर पॉल डेविड की निशानदेही पर की गई है। इस तरह 7 जो अफराद हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है जिसमें खातून किरण भी शामिल है। और इसमें मजीद पेशरफ्त यही हुई है कि पीटर जो ईद गुल इसे गिरफ्तार किया है। ईद गुल के बारे में हैरत अंगेज इंकशाफात हुए हैं कि ईद गुल जो और उसके जो 2 भाई हैं 4th शेड्यूल में शामिल थे, लेकिन इसके बावजूद वो सरेआम घूमते रहे हैं, दूसरे शहर में जाते रहे हैं, बैरून मुल्क जाते रहे हैं। कोई FIA कोई दूसरी एजेंसियां इसे चेक न करती। 4th शेड्यूल में ये शामिल था लेकिन इसके बावजूद वो सरेआम मुख्तलिफ मुकामात पर घूमता रहा। इसकी भी तहकीकात की जा रही है कि आखिर 4th शेड्यूल में शामिल होने के बावजूद ये बैरून मुल्क कैसे जाता रहा। अब इस तरह काफी इसमें पेशरफ्त हो चुकी हैं और मजीद इस गिरफ्तारियां भी अमल में आने का इंकशाफ है कि ये कड़ी कहाँ से चली, इसके पीछे कौन सा बैरूनी हाथ था, ये तमाम तफ्तीश की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर आपका।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि एफसी का एक और जवान वतन अजीज पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के इलाके होशाब के करीब में IED हमला किया। बारूदी सुरंग से पानी का टैंकर टकरा गया। दहशतगर्दी के वाक़े में एफसी जवान किफायतुल्लाह शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक मुल्क दुश्मन अनासिर के बुज़दिलाना हमले फोर्सेस के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मनों को अमन व अमान खराब करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने शहबाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए दिया गया पैकेज फ्रॉड करार दे दिया। कहा, आइन ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देता है। शहबाज शरीफ आइन का मजाक मत उड़ाएं। ऑपोजिशन लीडर की तजवीज सुप्रीम कोर्ट की भी तौहीन है। ये सौदेबाजी छोड़ दें, जो बात करनी है पार्लियामेंट में करें। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब की शरीफ खानदान पर शदीद तनकीद। कहा, नवाज शरीफ लंदन की ठंडी फजाओं में मैच देख रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वो मुकम्मल सेहतमंद हो चुके हैं। इनका जो इलाज होना था वो हो गया। शहबाज शरीफ ने जमानत दी थी, अब वो नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। शहबाज शरीफ के पास क्या बतौर अपोजिशन लीडर क्या जवाब बाकी रह गया है? नवाज शरीफ जो पोलो मैच देख रहे हैं, लंदन की ठंडी हवाओं में वॉक करते नजर आ रहे हैं, कॉफी पीते नजर आ रहे हैं, वो सेहतमंद हैं। उनका जो इलाज होना था वो इलाज हो गया। एक तरफ चचा कह रहे हैं कि मैं गारंटर हूं, बीमारी का इलाज करवाने जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो भतीजी साहिबा NRO मांग रही है जेल से बचने के लिए। बीमारी तो ना हुई तो शहबाज शरीफ के पास कोई अखलाकी जवाब बाकी नहीं रहता कि वो बतौर अपोजिशन लीडर जो है वो कौमी असम्बली के अंदर कंटिन्यू करें और जो है वो खड़े होके हमें कानून और आइन की जो है वो बड़े बड़े दर्ज दें कि ये पूरा खानदान जो है वो इनकी तमाम जिदोजहद जो है, चाहे वो पांव पकड़ने तक हो, चाहे वो मज़ाहमत से मुफाहमत के नाम पर हो, सारी इनकी जिदोजहद जो है वो अपनी जाती चोरी लूटे हुए माल को बचाने की मुकमुका तक है। तो मैं ये नवाज शरीफ को ये पैगाम देना चाहता हूं, लंदन में बैठ के आप जो है अदालती मफरूर बनकर आप अल्ताफ हुसैन तो बन सकते हैं, क्योंकि लंदन में सिर्फ अल्ताफ हुसैन ही बन सकता है जो कानून को नहीं मानता, आइन को नहीं मानता। आप नेल्सन मंडेला नहीं बन सकते। आसिफ जरदारी के दौरे लाहौर और बिलावल के दौरे कश्मीर से हुकूमत की नीयतें हराम हो गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं विफाकी वुज़रा पार्टी क़यादत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। फवाद चौधरी बताएं वो अगली इंतखाबी मुहिम किस पार्टी की चलाएंगे? जरदारी साहब गए लाहौर, हुकूमत की नींदें हराम हो चुकी थी, हुकूमत भी बड़ी परेशान थी, क्या कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कश्मीर के अपने इंतखाबी मुहिम पे गए हुए हैं। फाकी वजीर साहब है इंफॉर्मेशन के और उनके जो तर्जुमान हैं बड़ी उनकी नींदें हराम हुई पड़ी हैं। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे जो है वो तनकीदें उन्होंने शुरू की हुई हैं। फवाद चौधरी इतना संजीदा भी नहीं लेते और ये पता नहीं है कि अगली मुहिम जो है वो कौन सी पार्टी की अगले इलेक्शन में चलाएंगे। मुशर्रफ साहब के साथ भी रहे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे हैं, अब इनके साथ हैं। ऐसे न अगले कैंपेन में कहें कि जी मैं तो बहुत PTI के लोगों को समझाया और इनको समझ नहीं और सबसे नालायक और निकम्मे ये हो गए। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, बात करेंगे। उल्फत मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। उल्फत, कहिएगा इस मुताल्लिक क्या बातचीत हुई दोनों के दरमियान? बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और इस टेलीफोनिक राब्ते में कश्मीर इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम पर मशावरत की गई है और दोनों में ये इतफाक पाया है कि कश्मीर की जो इंतखाबी मुहिम है वो मरियम नवाज चलाएंगी और शहबाज शरीफ जो है वो भी कश्मीर में जो है वो जलसे करेंगे। और ये हिदायत की गई है कि दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ मामला तय करके कश्मीर के इलेक्शन पर फोकस किया जाए और जो हुकूमत की पॉलिसियां हैं, महंगाई है और जो हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी है उसको हदफ तनकीद बनाया जाए। शुक्रिया उल्फत। चेयरमैन नैब ने चेयरमैन सेनेट से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की और उन्हें नैब की 2020 की सालाना रिपोर्ट पेश की। चेयरमैन नैब ने सादिक संजरानी को एहतसाब के अमल की तफसीलात, एहतसाब के अमल की शफाफियत और मौसर बनाने के इकदाम पर ब्रीफ किया। चेयरमैन सेनेट ने कहा एहतसाब में शफाफियत और गैर जानिबदारी को हर सूरत बरकरार रखा जाए। ताजिर कारोबारी तबके के हिरासा किए जाने के तासुर की नफी होनी चाहिए। करप्शन के खात्मे से ताजरों और सरमायाकारों को बेहतर माहौल मुयस्सर आएगा। चेयरमैन नैब ने कहा एहतसाबी अमल से किसी को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। हमारा एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए साजगार माहौल फराहम करना है।
राजा परवेज अशरफ और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ कार के रेंटल पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में नैब ने ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया है। एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान के वकला को रेफरेंस की कॉपी फराहम करने की हिदायत की है। एहतसाब अदालत ने गैर हाजिर मुल्जिमान के तलबी के समन जारी कर दिए। रेफरेंस पर समाअत एहतसाब अदालत के जज सैयद असगर अली ने की। नैब प्रोसिक्यूटर वसीम जावेद अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने केस की समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। बलूचिस्तान हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान खींचातानी जारी है। 4 बार हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात नाकामी का शिकार है। अपोजिशन जमातें 8वें रोज भी बिजलीघर थाने में गिरफ्तारी देने के लिए मौजूद हैं। इस बारे में मजीद रिपोर्ट कर रही हैं हमारी नुमाइंदा अतिया अकरम। जी, हुकूमत बलूचिस्तान और अपोजिशन के दरमियान होने वाली खींचातानी को आज 8वां रोज़ शुरू हो गया है। मैं इस वक्त थाने में मौजूद हूँ और मेरे अकब में अपोजिशन अरकान आपको नज़र आ रहे हैं जो बैठे हुए हैं, और उनका मुतालबा ये है कि अगर इनके खिलाफ FIR हुई है तो इस FIR की बिना पर इनको गिरफ्तार किया जाए, और अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो इनके खिलाफ होने वाली जो FIR है वो वापस ली जाए। 4 बार हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो चुके हैं जो नाकामी का शिकार हुए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि अपोजिशन आए, असम्बली में बैठे और उनके साथ बात करे। अपोजिशन जो रुकन है सना बलोच, जब उनसे बात की तो उनको कहना ये था कि हुकूमत अगर चाहती है कि अपोजिशन वो आके असम्बली में बैठें और उनके साथ बात करें तो हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे और जो FIR उनके खिलाफ की गई है उस FIR को वापस ले। और दूसरी जानिब सना बलोच का ये भी कहना है कि आज जो है वो 12 बजे रिक्विजिशन इजलास के लिए जो है वो दरख्वास्त भी जमा करवाएंगे। जी, इस्लामाबाद के इलाके F9 में वाक़े मैस वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन के लिए आने वाले अफराद की हंगामा आराई, अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। सेंटर में वैक्सीनेशन का अमल सुबह से मुअत्तल है। सेंटर इंतजामिया ने पुलिस और जिला इंतजामिया से मदद मांग ली। मुजाहिरीन ये कहते हैं कि उन्हें एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाई जाए। वैक्सीनेशन सेंटर इंतजामिया ये कहती है कि मुजाहिरीन कब्जा छोड़ें तो वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना पर सूबाई टास्क फोर्स का इजलास में अजरा पीछो, नासिर शाह, सईद गनी, मुर्तज़ा बहाब और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। सेक्रेटरी सेहत सिंध काजिम जितोई ने इजलास को ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया सिंध में गुज़िश्ता शाम तक 14,052 टेस्ट किए गए, 521 मस्बत आए। कराची में केसेस की शरह 7.54 है जो 25 जून को 10.47 थी। गुज़िश्ता रोज में कोरोना की शरह जिला शर्की में 15% केसेस सामने आए, जिला जनूबी और गरबी में 9, मलीर में 8 और सेंट्रल में 7% केसेस आए। सिंध में गुज़िश्ता 30 रोज में कोरोना से 300 से 68 अमवात हुई। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में अमवात की शरह ताहाल कम नहीं हो रही। कोरोना केसेस में कमी के बाद सिंध में मज़ारात आज से खुल गए हैं। समाजी फासला, ज़ायरीन और अमले को मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। कराची समेत सूबे भर में मौजूद मज़ारात कोरोना वायरस के SOPs के तहत खोल दिए गए हैं। सहवन में लाल शहबाज कलंदर का मज़ार ज़ायरीन के लिए खुल गया है। भिड़शा में भी शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की दरगाह पर ज़ायरीन हाजिरी देने पहुंच गए हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान सिंध भर में मज़ारात 28 मार्च को बंद किए गए थे। मुल्क भर में 24 घंटे में कोरोना की तीसरी लहर ने मजीद 20 अफराद की जान ले ली है। वायरस से कुल अमवात की तादाद 22,223 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के 44,496 टेस्ट किए गए, 914 नए केसेस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मस्बत आने की शरह 2% रही। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर ये कि टिकटॉकर हरीम शाह के दावे ने खलबली मचा दी है। इस बारे में बात करेंगे। अरबाब चांडियो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। अरबाब बताइए, कुछ इंकशाफ हुआ है, कौन है ये? हाँ जी खालिद, बिल्कुल इस इंकशाफ के लिए ही सारे अराकीन असेंबली बेचैन है और हर कोई रहीम शाह के इस दावे के पीछे और रहीम शाह के सोशल वेबसाइट पर उस तस्वीर जिसमें एक का हाथ रहीम शाह का और दूसरा उस मुबैना MPA का है जिसके बारे में उसने दावा किया कि ये मेरा शोहर है। पीपल्स पार्टी के अराकीन उस हाथ को ढूंढ रहे हैं और अपनी सफाई के सिलसिले में अपने सोशल मीडिया वेबसाइट पर अपने हाथ भी रख रहे हैं और कह रहे हैं हम वो नहीं है जिसका दावा रहीम शाह ने किया है। और मुख्तलिफ दिलचस्प जुमले भी चल रहे हैं। कोई कह रहा है ये हाथ सफेद है, कोई कह रहा है ये हाथ काले, मेरे हाथ तो काले, ये मेरा हाथ नहीं है। उस तस्वीर में जो राडो वॉच है और उस अंगूठी को भी ढूंढा जा रहा है जो कि मुबैना तौर पर उस रुकन असेंबली ने रहीम शाह के हाथ के साथ मिलाते हुए पहनी हुई है। अब सारे अराकीन असेंबली अपने सोशल
मीडिया वेबसाइट पे कह रहे हैं कि वो खुश नसीब कौन है जिसका हाथ उसके हाथ में है, हम तो नहीं है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाब। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर बिल्डर और मकीनों ने नजरसानी दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। नस्ला टावर गिराने के मामले पर बिल्डर और मकीनों ने सुप्रीम कोर्ट से टावर गिराने से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की है। दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद ने कहा है कि टावर अराजी कानून के ऐन मुताबिक है, टावर की इजाफी अराजी भी कानून के ऐन मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट टावर गिराने के फैसले पर अमल दरामद रोके। नस्ला टावर बिल्डर और मकीनों की जानिब से अलग अलग अपीलें दायर की गई हैं। कराची के इलाके कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में 5 मंजिला इमारत दरारें पड़ने से झुक गई है। SBCA की टीमें इमारत का जायजा लेने के लिए अब तक नहीं पहुंची। इसी बारे में मजीद बताएंगे अली हसन। क्रॉसिंग के करीब का ये इलाका अल्लाहवाला टाउन कहलाता है, जहां कल रात एक बिल्डिंग के टेढ़े होने की इतलात मौसूल हुई थी, जिससे बर वक्त खाली करा लिया गया है। इस बिल्डिंग के रहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। बताएगा कब से ये बिल्डिंग जो है मखदूश होती हुई दिखाई दे रही थी आपको? जो पिछले साल बारिशें हुई थी उसमें हल्की ये जालियां टेढ़ी हो गई थी, अंदर से कोई दरार आ गई है, फिर पानी वानी भरते थे हम खारा, उसमें आहिस्ता आहिस्ता बिल्डिंग बैठ रही थी। जब हमने कल देखा तो ये ज्यादा बैठ गई है वहाँ से। SBCA ने दोबारा कुछ जांच के लिए दोबारा टीम उनकी कोई आई है या नहीं आई? अभी तक कोई आया नहीं है। SBCA की कोई भी टीम अभी तक यहाँ पे मौजूद नहीं है और ना ही जांच की जा रही है। हत्ता के सामान लेने के लिए आए हैं और इसी इंतजार में कि SBCA की टीम आए, कुछ क्लियरेंस दे ताकि सामान निकाल सकें, लेकिन अब ये कहाँ रहेंगे ये इनको खुद भी मालूम नहीं है जी। डीजी रेंजर्स डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ओजा कैंपस पहुंचे, जहां वाइस चांसलर ने उनका इस्तकबाल किया। डीजी रेंजर्स ने कहा, दरसगाहें नौजवानों की किरदार साजी और मुल्क की तरक्की का रास्ता मुतय्यन करती हैं। तालिब इल्म मुल्क की तरक्की मंशियात की लानत को खत्म करने के लिए मस्बत किरदार अदा करें। डीजी रेंजर्स ने कहा, कराची में अमन की बहाली में अवाम ने भी अहम किरदार अदा किया। बराह रास्त ले चलें, कौमी असम्बली का इजलास जारी है। मरियम औरंगजेब इजहार ख्याल कर रही हैं। और मर्डर अटेम्प्ट्स हुई हैं सहाफ़ियों के ऊपर, लेकिन वजारत अभी तक एक मुसव्वदा बना हुआ है। यहाँ लड़ाई होती है, उस मुसव्वदे पे स्टैंडिंग कमेटीज़ में लड़ाई होती है। तो मैं वज़ीर साहब को कहूँगी, और इसके अंदर क्योंकि उसका पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ जर्नलिस्ट के लिए, जो इसमें एब्सेंट है। और अगर बहुत जल्दी वजारत जो है इसको हंगामी, मैंने पहले भी कहा था कि हंगामी सूरत के ऊपर लेकर जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर एक जो लेजिस्लेशन इंपॉर्टेंट चाहिए इस मुल्क को, वो ज़रूरी है। वरना जो फैटफ के मसाइल हैं उसके अंदर भी और जो ह्यूमन राइट्स के मसाइल हैं उस रिपोर्ट के अंदर भी सिक्योरिटी एंड जर्नलिस्ट की सेफ्टी और सेंसरशिप इन पाकिस्तान को बहुत हाईलाइट किया गया है। और इसके ऊपर एक तो सहाफ़ियों की सेंसरशिप का मसला है, सहाफ़ियों की जान का मसला है, उनके मसाइल का मसला है, लेकिन जो मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके ऊपर अभी तक अभाम है। कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये एक ऐसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर एक हमला है और जो आइन के भी खिलाफ है, इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। और जो जर्नलिस्ट के जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनके इनपुट के बगैर, इस पार्लियामेंट की इनपुट के बगैर ऐसा कोई कानून ना लाया जाए जो कि मुल्क के अंदर ना किसी को लिखने की इजाज़त देगा, ना किसी को बोलने की इजाज़त देगा, और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका कत्लेआम करेगा। तीसरी बात जी मैं कहना चाहती हूँ कि जो PID है, PID को पैसे क्यों दें? PID ने 3 साल सिर्फ अपोजिशन को गालियां देने, PID को इस्तेमाल किया अपोजिशन के ऊपर इल्जामात लगाने के अलावा। PID ने सरकारी खर्चे के ऊपर जो वुज़रा को वहां स्पेस दी, 3 साल सिर्फ PID इस्तेमाल हुई है अपोजिशन को गालियां देने के लिए, अपोजिशन के ऊपर झूठे इल्जामात लगाने के लिए, जिन इल्जामात की असलियत जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर खुल के सामने आ चुकी हैं। आखिर में मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगी स्पीकर साहब कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसमें 8 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर चेयरमैन मौजूद नहीं है। तो ये ऐसे ट्वीट्स कर देना कि जी डिजिटलाइजेशन हो रही है जो जून में होनी है, फिर जुलाई में होनी है, उसके बाद अब अगस्त 14 को होनी है। असल मसाइल जो हैं वो कंटेंट जनरेशन के हैं। आज भी हमारे बच्चे फॉरेन मीडिया कंटेंट के ऊपर जो है वो इन्हिसार करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। तो क्या ये पॉलिसी है कि
پرائیویٹ چینلز کے لیے بھی اور انٹرنیشنل کانٹینٹ کے لیے بھی جو وزارت انفارمیشن ہے اس نے خالی پی ٹی وی نیوز سے وہ نیریٹو بنانا ہے جو وہ بنانا چاہتا ہے. اگر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس میں کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں آئے گی. سب سے پہلے آپ کو تحفظ دینا پڑے گا صحافیوں کو, اس وزارت کا جو اصل کام ہے. اور میں ایک اور متوجہ کرانا چاہوں گی, پیج نمبر 51 جو اس پی ایس ڈی پی کا ہے اس میں جو 8 اسکیمیں مانگی گئی ہیں اور جو اس کے علاوہ آن گوئنگ اسکیمز ہیں اس میں 8 اسکیمز ہیں. 8 اسکیمز جو کہ 2013 سے شروع ہوئی ہیں. اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اس کے اندر ایسکیلیشن کاسٹ بھی انکریز ہوتی ہیں. 2013 سے لے کر 2021 تک جو اسکیمز ہیں اس میں ہم لوگوں نے تقریباً کوئی 28 اسکیمز تھیں جن کو ختم کیا تھا اور ایف آئی اے کے حوالے کیا تھا انکوائری کے لیے کہ یہ کیوں اتنی تاخیر کا شکار ہیں. اور اس میں جو ایسکیلیشن کاسٹ ہیں وہ وزیر صاحب کو پتا ہوگا کیونکہ وہ اب اس کا حصہ ہیں. تو جو 2013 سے آپ کو براہ راست لے چلیں گے. وزیراعظم پاکستان عمران خان اس وقت دورہ ناران میں خطاب کر رہے ہیں. چیف منسٹر پختونخوا, شاہ فرمان گورنر پختونخوا, اعظم خان سواتی سینیٹر, میرے ایم پیز, منسٹرز اور خواتین و حضرات, میں سب سے پہلے تو اپنا خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اوپر سے پہلے سارا یہ علاقہ دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پہلے ہم آتے تھے تو درخت کٹے ہوئے اوپر سے نظر آتے تھے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ درخت اگائے گئے ہیں. تو میں آج بڑا خوش ہوں. میں نے آج کمشنر ریاض خان سے پوری پریزنٹیشن لی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے بیوروکریٹس, ریاض خان جیسے بیوروکریٹس پوری طرح ہماری جو ویژن ہے پاکستان کی, کلین اینڈ گرین پاکستان, ہماری جو سوچ ہے پاکستان کے اوپر کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے جو آپ نوجوان ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, ہمارے آنے والی نسلیں, ان کے لیے ہم نے وہ پاکستان چھوڑ کے جانا ہے کہ وہ ساری ہماری آنے والی نسلیں ہمارا شکریہ ادا کریں گی کہ ہم نے ان کی پرواہ کی. بدقسمتی سے میرے نوجوانوں, جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے پاکستان سے انصاف نہیں کیا. ہمارے درختوں کی تباہی کی, جنگلات کی تباہی کی. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ بھی ویسا پاکستان چھوڑ کے جائیں جیسے ان کو ملا تھا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج ریاض خان آپ نے کاغان ویلی کے لیے جو آپ اب آگے جا کے پروگرام بنا رہے ہیں وہ انشاءاللہ اگر وہ امپلیمنٹ کر گئے, اور اس میں سب سے بڑا آپ کا چیلنج ہوگا یہ امپلیمنٹ کرنا. میں ساری دنیا میں پھرا ہوا ہوں, میں نے سوئٹزرلینڈ دیکھا ہے, آسٹریا دیکھا ہے, جو دنیا کی خوبصورت, یورپ کی خوبصورت ترین جگہ مانی جاتی ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح کی خوبصورتی ہے, یہ صرف کاغان ویلی اوپر بابو سر تک چلے جائیں, جو خوبصورتی صرف یہاں ہے شاید ہی آپ کو دنیا میں کوئی ملک ملے گا جس کو اللہ نے ایسی نعمت بخشی ہے. لیکن اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کی نعمتوں کا دھیان رکھتے ہیں. ہم جو اللہ ہمیں نعمتیں بخشتا ہے, شکر تو تب ہوتا ہے جب اس کی حفاظت کریں ہم. تو آج نے پریزنٹیشن دی ہے, ریاض خان میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی آپ یہ گارڈز یا نگہبان یہ سارے مقامی لوگوں سے چنیں. یہیں لوگوں کو پورا طرح پتہ ہے کہ کون درخت کاٹتا ہے, یہی صحیح طرح ان درختوں کی حفاظت کر سکیں گے, اور یہی اس سارے علاقے میں صفائی کر سکیں گے. کیونکہ جو خطرہ یہ ہے کہ ایک تو درختوں کا ہمیں خطرہ ہے نا کہ درخت کاٹے جاتے ہیں, دوسرا یہ جو
کنہار دریا ہے, اس کے اندر ہر قسم کی گندگی پھینکی جاتی ہے, سیوریج جاتی ہے. تو آپ کو ریاض خان, آپ کو اور آپ کی جو کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, اس کا اب چیلنج یہ ہے کہ جتنی زیادہ ٹورزم آ رہی ہے, اب پاکستان میں ٹورزم ہر سال تیزی سے بڑھ رہی ہے, تو اس لیے آپ کا بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو آپ قانون بناتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے, آپ سختی سے امپلیمنٹ کریں. میں نے ہوٹل کے ایسوسی ایشن کے لوگوں کو ملا ہوں, ان کے اوپر بھی پابندی لگائیں کہ گندگی نہ پھیلائیں. صفائی ہمارے دین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدھا دین صفائی ہے. صفائی کا بہت بڑی اہمیت ہے پاکیزگی کی ہمارے دین میں. تو آپ نے پوری طرح زور لگانا ہے, اسٹرکٹ پنشمنٹ دیں. آپ نے ویسٹ ڈسپوزل, گندگی اٹھا کے لے کے کدھر جانا ہے, اس سے پھر کیسے ٹریٹ کرنا ہے. یہ اب نئے پاکستان میں یہ نئی سوچ ہے. پہلے کوئی فکر نہیں کرتا تھا, ساری گندگی ساری جگہ پڑی ہوتی تھی. ہم نے اپنے ملک کو صاف کرنا ہے. اور یہ جو ٹراؤٹ ہے یہاں کی, خاص طور پہ یہاں ناران کی جو ٹراؤٹ ہے, یہ جو سارے کاغان, یہ کنہار کے دریا کی جو, یہ سارے پاکستان میں لوگ اس ٹراؤٹ کو پسند کرتے ہیں. اس لیے یہ بھی مجھے خوشی ہوئی کہ آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں, آپ اس کی پاپولیشن بڑھا رہے ہیں, آپ ان کا دھیان رکھ رہے ہیں کہ اتنی نہ فشنگ ہو جائے کہ یہاں ٹراؤٹ ہی ختم ہو جائے. تو یہ بھی مجھے ریاض بڑی خوشی ہوئی. لوگ کاغان آنے کا کہتے ہیں سر, کاغان آنے کا پبلک میٹنگ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اچھا ان کو پیغام دینا ہے کہ آئندہ کاغان آنے ہم اب انشاءاللہ ٹورزم سے اب اتنا علاقوں کو پیسہ آئے گا, ٹورزم کی وجہ سے نوکریاں ملیں گی, ٹورزم سے اتنا پیسہ آئے گا کہ ہم اب اتنی ڈیولپمنٹ کر سکیں گے یہاں, اس کا ایسا دھیان رکھ سکیں گے جیسے سوئٹزرلینڈ نے اپنا, جو آپ یہ سمجھیں کہ سوئٹزرلینڈ جو ہمارے ناردرن ایریاز کا آدھا ہے, 80 ارب ڈالر ان کو ٹورزم سے ملتا ہے. 80 ارب ڈالر. ہمارا سارا ملک, ہمارے سارے ملک کی جو ایکسپورٹس ہیں وہی مشکل سے 25 ارب ڈالر ہے. تو صرف ٹورزم سے وہ 80 ارب ڈالر کماتے ہیں, اور وہ اس علاقے کا مقابلہ نہیں کر سکتا خوبصورتی میں. لیکن وہاں قانون ایسے ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, وہاں صفائی ہے, وہاں بائی لاز ہیں, کوئی توڑ نہیں سکتا قانون. وہ اپنے ملک کا دھیان رکھتے ہیں, اس لیے وہ اتنا خوشحال علاقہ ہے. تو اب ہم نے بھی اپنے یہ سارے ٹورزم کے سپاٹس ہیں, ان کی ہم نے اسی طرح دھیان رکھنا ہے. اور انشاءاللہ یہیں سے اتنا ہم پیسہ کمائیں گے, اور جو مقامی لوگ ہیں ان کو اتنی ٹورزم کی وجہ سے نوکریاں ملیں گی کہ آپ کو اس علاقے سے باہر نوکریاں ڈھونڈنے جانا نہیں پڑے گا. یہ صالح محمد ایم این اے اور احمد شاہ ایم پی اے یہاں کے ہیں. تو صالح محمد جہاں کے جو ایم این اے اور جو احمد شاہ ایم پی اے, آپ ہاں, اور بابر سلیم, آپ تو خیر مانسیرا دوسری طرف ہیں. بابر سنا, ہاں بابر سلیم کی اس کے ایک منٹ بس بابر سلیم کے لیے جب یہاں زلزلہ آیا تھا, مجھے یاد ہے میں نے اس کے لیے بڑی چیزیں باہر سے اس کے لیے سامان لے کے آیا تھا تاکہ یہ لوگوں کی متاثرین کی مدد کرے. اچھا سنیں, میں اپنے ایم پیز ایم این ایز کو خاص درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس علاقے کو بچانا ہے, آپ نے بھی یہاں درختوں کو بچانا ہے, کیونکہ آخر میں سب سے زیادہ فائدہ آپ کا ہوگا کہ جتنے یہاں علاقہ بچے گا, صاف رکھا جائے گا, درخت اگائے جائیں گے, آپ سب کا بھی اس میں بہت بڑا فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان کا ناران میں ٹائیگر فورس سے خطاب آپ سن رہے تھے. علاقے کا فضائی جائزہ لے کر خوشی ہوئی, بہت زیادہ درخت اگائے گئے. وزیر اعظم نے کہا علاقے میں زیادہ درخت دیکھ کر بہت خوشی ہوئی, ہماری آنے والی نسلیں ہماری شکر گزار ہوں گی کہ ہم نے ان کی پرواہ کی. ماضی میں جنگلات اور درختوں کی تباہی کی گئی, ناران کے لیے پروگرام شروع ہو گیا تو بہت اچھا ہوگا. جو خوبصورتی پاکستان میں ہے شاید ہی دنیا میں کہیں ہو. اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ AIYnews.tv اور دیکھتے رہیے AIY نیوز. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل.
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।